हेलो स्टूडेंट। कल हमने स्टेम सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो स्टेम सेल है इसका उपयोग कैसे करते हैं, किस प्रकार से भविष्य में किया जाएगा स्टेम सेल का। तो उसमें नंबर 1 पर आता है अकादमिक शोध। अकादमिक शोध या परीक्षण क्या होता है, इसका मतलब देखो कि जो भ्रूण विज्ञान है, एम्ब्रायोलॉजी, इसके पास अनेक ऐसे अनसुलझे क्वेश्चन हैं कि जिनका हल भविष्य में सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल से ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो भ्रूण विज्ञान है ना, उसके पास अनेक ऐसे अनसुलझे क्वेश्चन हैं, मतलब कि जिनका कोई हल नहीं है, उसके बारे में, यानी कि उसका जवाब, उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ किसके पास में, स्टेम सेल के बारे में है। जैसे कि वे कौन से प्रक्रम हैं जिससे एक कोशिका विशिष्टीकृत हो जाती है। एक क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से प्रक्रम हैं जिनसे एक कोशिका क्या हो जाती है, विशिष्टीकृत हो जाती है। इसके अलावा वे कौन से प्रक्रम हैं जिनसे एक स्टेम सेल लंबे समय तक स्टेम सेल बनी रह सकती है, कि एक स्टेम सेल लंबे समय तक क्या बनी रह सकती है, स्टेम सेल। या फिर नंबर 3, वे कौन से प्रक्रम हैं जिनसे एक विशिष्ट कोशिका में पुनः विभाजन की क्षमता निर्मित हो सकती है। पुनः विभाजन की क्षमता निर्मित हो सकती है, क्योंकि कल हमने आपको बताया था विभेदित कोशिका, और विभेदित कोशिका क्या होती है, एक विशेष कार्य को संपन्न करती है। एक विशेष कार्य को क्या करती है, संपन्न करती है, और उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो नंबर 1 पॉइंट ये था अकादमिक परीक्षण, जिसके पास कुछ अनसुलझे क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताए 3। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है औषधि परीक्षण। औषधि परीक्षण क्या होता है, देखो, मानव के द्वारा औषधियाँ बनाई जाती हैं। सबसे पहले मानव क्या करता है, औषधि बनाता है, और औषधि बनाकर उसका एक्सपेरिमेंट जो होता है वो सबसे पहले जंतुओं पर करता है। लेकिन कई बार स्थिति ये ऐसी हुई है कि वो औषधि जो है वो जंतुओं पर तो कारगर सिद्ध हुई है, मतलब कि जंतु जो होते हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं डालती हैं, लेकिन मानव पर उनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो जंतुओं पर तो हानिकारक प्रभाव नहीं डालती हैं, लेकिन मानव पर क्या करती हैं, हानिकारक प्रभाव डालती हैं। यदि इन स्टेम कोशिका, स्तंभ कोशिका की शोध में, मतलब कि शोध को आगे बढ़ाया जाए और स्टेम सेल के शोध से विभिन्न प्रकार की ऐसी कोशिकाएं बनाई जाएं, या ऐसी कोशिका का संवर्धन करना संभव हो जाए जो औषधियों का परीक्षण एक आसान कार्य हो जाए, जिससे औषधियों का परीक्षण एक आसान कार्य हो जाए। तो यानी कि औषधि परीक्षण जो है ये भी कौन करेगा भविष्य में, एक स्टेम सेल की, एक स्टेम सेल क्या बनाएगी, औषधि बनाएगी उस, मतलब कि डिजीज के प्रति। ठीक है। नंबर 3 पर आता है रोगों के उपचार में। रोगों के उपचार में इसमें क्या होता है, देखो कि कोई भी रोग होता है, कोई भी रोग, जैसे कि किसी भी प्रकार का रोग हो जाता है जिसके कारण, उस रोग के कारण, और या फिर कोई अपना जो ऑर्गन होता है, अंग, वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के कारण या फिर किसी रोग के कारण वो अंग कार्य करना क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब कि उस अंग की कार्य क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और यदि ये जो अंग जिस कोशिका से बने हैं, जैसे कि अग्नाशय ग्रंथि है,
अग्नाशय ग्रंथि जो होती है उसमें दो श्रृंखलाएं होती है, एक तो अल्फा श्रृंखला और एक बीटा श्रृंखला, ठीक है। और जो यानी एक तो अल्फा सेल होती है और एक बीटा सेल होती है। इसकी जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? इंसुलिन का। किसका निर्माण करती है? इंसुलिन का। मान के चलो कि बीटा सेल जो है उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बीटा सेल की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब बीटा सेल की क्रियाशीलता कम होगी, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम होगा, और इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम होगा तो जो व्यक्ति है उसमें मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि बीटा सेल को कौन सी कोशिका निर्मित कर रही हैं, इसका पता लगाया जाए कि बीटा सेल को कौन सी कोशिकाएं या कौन से स्टेम सेल निर्मित करती हैं। तो भविष्य में उस स्टेम सेल के द्वारा इस बीटा सेल का क्या हो जाएगा? निर्माण किया जाएगा, ठीक है। यानी कि रोगों का जो उपचार है वो आसानी से किसके द्वारा हो जाएगा? स्टेम सेल के द्वारा। देखो कि हमारा शरीर का जैसे कि कोई भी अंग है, जैसे कि किडनी है, किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया या फिर कम कर दिया, ठीक है। जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है या कम कर देती है तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शरीर में। अब उससे बचने के लिए मतलब कि स्टेम सेल का उपयोग क्या है? उससे बचने के लिए ये किया जाएगा कि ये जो किडनी जो है, ये जो ऑर्गन है, अंग, ये जो किडनी है ऑर्गन, ये ऑर्गन किस ऊतक से बना है और ये ऊतक किस सेल से बना है। यदि ये पता लगा लिया जाए कि ये किडनी कौन सी कोशिका से बनी है, कौन सी स्टेम सेल से बनी है, कौन सी स्तंभ कोशिका से बनी है, तो भविष्य में इस स्तंभ कोशिका के द्वारा इस किडनी को निर्मित करने वाली कोशिकाओं का निर्माण किया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के रोग जो होते हैं उनके उपचार में स्टेम सेल का क्या होगा? उपयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि हृदयाघात। क्या होता है हृदयाघात? देखो कि हृदय जो होता है, हृदय की जो पेशी होती है, हृदय की जो पेशियां होती हैं, रक्तवाहिनी होती है, यदि उसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, रक्त नहीं पहुंच पाता है, तो हृदय की पेशियां अक्रिय मतलब कि निष्क्रिय हो जाती हैं और मृत हो जाती हैं, जिसके कारण हृदय कार्य करना बंद कर देता है। और यदि हृदय पेशियों को निर्मित करने वाली स्टेम सेल को पहचान लिया जाए, हृदय पेशियों को निर्मित करने वाली स्टेम सेल को पहचान लिया जाए, तो उस स्टेम सेल को शरीर में प्रवेश करवा के उस रोग का स्थायी उपचार किया जा सकता है। सीधे सीधे उपयोग है इसके स्टेम सेल के कि भविष्य में कोई भी रोग हो रहा है, किस ऑर्गन से हो रहा है, किसकी कमी के कारण हो रहा है, किसकी अधिकता से हो रहा है, कौन सी कोशिका कम क्रियाशील है, कौन सी कोशिका ज़्यादा क्रियाशील है, रोग कौन सी कोशिका से हो रहा है, यदि उस कोशिका को पहचान लिया जाए, पहचान कर भविष्य में उस स्टेम सेल के द्वारा उस कोशिका को शरीर में प्रवेश करवाकर विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। ये इसके मतलब कि भविष्य में उपयोग है। नंबर 5, पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग, देखो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क से डोपामाइन का स्राव करने वाली कोशिकाएं, मस्तिष्क से डोपामाइन का स्राव करने वाली कोशिकाएं यदि नष्ट हो जाती हैं तो पार्किंसन रोग होता है। और सीधी बात है, अब ये जो कोशिकाएं जो हैं जो डोपामाइन का स्राव कर रही हैं,
जो डोपामाइन का स्राव कर रही हैं, इन कोशिका को स्टेम मतलब कि जो डोपामाइन का स्राव कर रही हैं, तो डोपामाइन का स्राव करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको पहचान कर उस स्टेम सेल को शरीर में प्रवेश करवा कर रोग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है अंग प्रत्यारोपण। ये सबसे बड़ी कमी है, अंग प्रत्यारोपण। इसमें क्या होता है, देखो कोई भी रोग होता है हमारे शरीर में, जैसे कि हमारी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, हृदय में कोई प्रॉब्लम हो गई, आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी भी प्रकार से किसी भी ऑर्गन की किसी भी अंग की क्रियाशीलता यदि कमज़ोर हो जाती है, किसी भी कारणवश क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब कि अंग का प्रत्यारोपण करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से लेते हैं। लेकिन जब हम बाहर से कोई भी मतलब कि ऑर्गन लेते हैं तो हमारा शरीर उस अंग की प्रति क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है, और एंटीबॉडी बनाकर उस अंग को हमारा शरीर नष्ट कर देता है या फिर अस्वीकार कर देता है, जिसके कारण वो एंटीबॉडी उस ऑर्गन को धीरे धीरे क्या करने लग जाती है, नष्ट। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि प्रॉब्लम किडनी में हो रखी है, तो उस किडनी का निर्माण कौन सी कोशिकाएं कर रही हैं, उस किडनी का निर्माण कौन सी कोशिकाएं कर रही हैं, उस कोशिका को पहचान कर स्टेम सेल को शरीर में प्रवेश करवाकर उस अंग का दोबारा से क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो इस कारण से वो जो अंग बना है वो हमारे शरीर की कोशिका का ही होता है, इसलिए हमारा शरीर उसकी प्रति अब क्या नहीं बनाएगा, एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, और वो ऑर्गन वो अंग अच्छी से क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, तो ये था अपना स्टेम सेल जो है इसके उपयोग। अब उसके बाद एक छोटा मतलब कि ये चैप्टर ख़त्म होता है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है नंबर 2 पर, जंतु क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग, जंतु क्लोनिंग। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, जंतु क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग। क्या होता है, देखिए क्लोन का मतलब आप सभी जानते हैं, बिल्कुल फोटोकॉपी। देखिए क्लोन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फोटोकॉपी, मतलब बिल्कुल एकदम जनक के समान। तो जो क्लोनिंग जो है ना, क्लोनिंग वो क्लोन शब्द से बना है, और क्लोन जो है वो किसके बना है, ट्विग यानी कि टहनी। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो बड़ा सिंपल है। क्लोनिंग का मतलब होता है बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल फोटोकॉपी यानी कि प्रतिलिपि, किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं। ठीक है, तो क्लोन जो होंगे ना, क्लोन वो किसके समान होंगे, बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं आनुवांशिक रूप से। और क्लोन जो है ये मेनली किस में होता है, पादप में होता है। मेनली क्लोनिंग की प्रक्रिया किस में होती है, पादप में। लेकिन जहाँ पर हम पढ़ेंगे जंतु क्लोनिंग, जंतु में क्लोन कैसे बनाए जाते हैं। देखो जंतुओं में जनन जो होता है वो लैंगिक जनन होता है। जंतुओं में जनन कैसा होता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के केंद्रकों का संलयन, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, दोनों के केंद्रकों का संलयन। ठीक है, लेकिन क्लोनिंग जो होता है, क्लोन वो एक अलैंगिक विधि है। अलैंगिक जनन जो है उसका भाग है, यानी कि क्लोन जो है वो लैंगिक जनन का भाग नहीं है। लेकिन जंतुओं में कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन। लेकिन क्लोनिंग क्या है, अलैंगिक जनन। तो ये बनता कैसे है, तो सीधी बात ये है
कि इसमें जो जनन कोशिकाएं होती हैं नर और मादा, उनका केंद्रक बिल्कुल भी काम नहीं आता है। यानी कि अलैंगिक जनन के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मकों के जो केंद्रक होते हैं वो बिल्कुल भी यानी कि क्या नहीं आते हैं, इस प्रकार के जनन में भाग नहीं लेते हैं। कोशिकाएं हो सकती हैं, जनन कोशिका हो सकती है, लेकिन उसका केंद्रक भाग नहीं लेता है। यदि वो केंद्रक भाग लेगा तो कैसा जनन हो जाएगा, लैंगिक। लेकिन अलैंगिक जनन का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मकों के केंद्रक जो होते हैं वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जॉन गुर्डन ने बताया था 1969 में 1969 में। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट उसने किया था मेंढक के ऊपर। उसने क्या किया, सबसे पहले एक मेंढक लिया, क्या किया, एक मेंढक जो है उसको लिया। उसके बाद उस मेंढक से उसने एक किसको निकाला, एग को निकाला। एग यानी कि जो अंडा होता है उसको, और अंडे के अंदर क्या होता है, केंद्रक। अंडे के अंदर क्या होता है, केंद्रक। अब इस एग में से उसने केंद्रक को क्या कर दिया, निकाल दिया। क्या कर दिया, केंद्रक को निकाल दिया। ये मेंढक था, मेंढक से ये क्या है, एग है। ये एग आप लेंगे कैसा, अनिश्चित। और इस अनिश्चित एग जो होता है अंडा, इसमें से केंद्रक को क्या कर दिया, निकाल दिया। और ये निकला कैसे है, जब इस एग के ऊपर अल्ट्रावायलेट डाली जाती हैं। क्या डाली जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाली जाती हैं, जिसके कारण ये सेल कैसी हो जाती है, न्यूक्लियस लेस, यानी कि केंद्रक नहीं होता है इस अब अंडकोशिका के अंदर। यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, जनन कोशिका थी अंडकोशिका, इसका हमने क्या निकाल दिया, जेनेटिक मटेरियल जो केंद्रक में है, तो केंद्रक को ही क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। किसके कारण है, यूवी रेडिएशन के कारण। अब ये जो सेल बनी है इसके अंदर केंद्रक नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, मेंढक का जो टैडपोल लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा, उस टैडपोल लार्वा की इंटेस्टाइन यानी कि आंतरिक उपकला की क्या ली, कोशिका। ये ले ली आंतरिक उपकला की कोशिका। और इसमें भी क्या होता है, केंद्रक, क्योंकि केंद्रक तो सभी कोशिकाओं में होता है, ठीक है। अब यहां से उसने क्या किया, इसके केंद्रक को क्या किया, निकाला। कौन सी कोशिका के केंद्रक को निकाला है, आंतरिक उपकला की कोशिका को। ये कोशिका जनक मतलब कि जनन कोशिका नहीं है, क्योंकि जनन कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, एग सेल और स्पर्म सेल, लेकिन ये किसकी है, आंत्र की है। इसलिए इस कोशिका जो है, ये कोशिका कैसी नहीं है, जनन कोशिका नहीं है। तो अब इस कोशिका के केंद्रक को निकालें, ठीक है। इसके केंद्रक को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, क्योंकि ये जनन कोशिका थी, अंडा था। इसके केंद्रक को क्या कर दिया, नष्ट करने के बाद इस कोशिका को बना दिया न्यूक्लियस लेस, ठीक है। ये आंतरिक उपकला की कोशिका है, जनन कोशिका नहीं है, तो इस कोशिका के केंद्रक को निकाला, ठीक है। निकालने के बाद उसने इस केंद्रक को इस कोशिका में क्या करवा दिया, ट्रांसप्लांट करवा दिया। इस कोशिका में क्या करवा दिया, ट्रांसप्लांट करवा दिया, ठीक है। तो कोशिका कौन सी है, कोशिका तो किसकी है, अंड कोशिका है, यानी कि जनन कोशिका, लेकिन केंद्रक किसका है, इस आंतरिक उपकला का है, यानी कि ये कायिक कोशिका है। ये कैसी कोशिका है, कायिक कोशिका।
तो मैंने बात की थी पहले कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक जो होते हैं उनके केंद्रकों का संलयन होता है, लेकिन यहाँ पर केंद्रक किसका है? आंतरिक उपकला का। और आंतरिक उपकला कैसी कोशिका है? जनन कोशिका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो केंद्रक है वो किसका है? आंतरिक उपकला का है। तो अब कुछ समय के पश्चात जब इसके केंद्रक को इस सेल में क्या करवा दिया? ट्रांसप्लांट करवा दिया। करवाने के बाद इसमें धीरे धीरे क्या होंगे? विदलन, और विदलन से क्या बनेगा? मोरुला बनेगा। मोरुला से क्या बनेगा? वही टैडपोल बनेगा। और क्या बनेगा? फ्रॉग, मेंढक बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? फ्रॉग, मेंढक। अब देखो हुआ क्या है इसमें, ये जो फ्रॉग बनेगा, ये फ्रॉग किसके बिल्कुल? मेंढक जो था अपना, मतलब कि जो जनक है उसके बिल्कुल क्या बनेगा? हूबहू बनेगा, बिल्कुल सेम उसी के जैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कोशिका काम आई है, कौन सी? अंड कोशिका, लेकिन केंद्रक किसका है? केंद्रक टैडपोल लार्वा की आंतरिक उपकला का है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जनक कोशिका का केंद्रक भाग नहीं ले रहा है, इसलिए ये क्या नहीं है? लैंगिक जनन नहीं है, ये अलैंगिक जनन है। और क्लोन किसका भाग है? अलैंगिक जनन का ही भाग है। ठीक है, तो ये अपना जंतु क्लोनिंग चैप्टर स्टार्ट हुआ है। कल इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे।